हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये फ्लो ऑफ कैश बताता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ? समरी ऑफ सोर्सेज ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ? समरी ऑफ सोर्सेज ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इस दौरान आपके पास में कैश कहाँ से आया और कहाँ आपने उसका यूटिलाइजेशन किया, ये होता है कैश फ्लो। ये हमेशा कुछ कंपनियों के बनाना कंपलसरी होता है और कुछ कंपनियां एग्जम्प्टेड होती है। कंपनियां जो एग्जम्प्टेड होती है जैसे ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, इनको आपको कैश फ्लो बनाना ज़रूरी नहीं होता है। किन कंपनी के लिए बनाना ज़रूरी होता है? जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में, जिनकी सिक्योरिटीज़ में शेयर या डिबेंचर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है या टू बी लिस्ट, गोइंग टू बी लिस्टेड, उनको आगे जा कर के अपने शेयर या डिबेंचर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने हैं, वो कंपनियां इस कैश फ्लो को बनाना कंपलसरी होता है आपके पास में। कैश फ्लो से दूसरा एक सिमिलर सा वर्ड होता है आपके पास में, कैश बजट। दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कैश फ्लो और कैश बजट, दोनों में डिफरेंस है। कैश बजट जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर पीरियड। ये फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड होता है। ये बताता है कि एक्सपेक्टेड अमाउंट टू बी रिसीव्ड एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश, आने वाले पर्टिकुलर पीरियड में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और क्या कहाँ कहाँ आपको उसको यूटिलाइज करना है, पेमेंट करना। एंड मैनेजमेंट फॉर डेफिसिट एंड सरप्लस ऑफ द कैश। आपके पास में अगर सरप्लस कैश है तो उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे, और डेफिसिट कैश है, कम पड़ रहा है पैसा, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। ये बातें आपके कैश बजट बताता है। कैश बजट फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड रहता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट पास्ट पीरियड से रिलेटेड रहता है कि पिछले कुछ पीरियड में, पिछले स्पेसिफाइड पीरियड में पैसा कहाँ से आया, कैश कहाँ से आया और कहाँ आपने उसका यूटिलाइजेशन किया है। ये आपके पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो कैश फ्लो के लास्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, कोई उसका डिफरेंस का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। तो कैश क्या होगा? कैश जो अपने पास में रेडीली करेंसी जो है, कैश बॉक्स में जो करेंसी है, कैश करेंसी, वो होगा कैश। और एक बैंक डिमांड डिपॉजिट, बैंक में जो आप रेडीली विड्रॉएबल कैश होता है उसको कहते हैं बैंक डिमांड डिपॉजिट। ये दोनों होते हैं आपके पास में कैश। और कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश, नॉन अमाउंट ऑफ कैश, कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क, बिना किसी रिस्क के नॉन अमाउंट में विद इन शॉर्ट पीरियड कैश में कन्वर्टेबल जो हो जाते हैं उसको कहते हैं अपन कैश इक्विवेलेंट। जैसे शॉर्ट पीरियड कौन सा होगा? 3 महीना, जो 3 महीने में नॉन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट एनी लॉस, कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होना चाहिए, वो होते हैं आपके पास में। इसमें अपन जैसे मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट लेते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं जिनका अपने को 3 महीने में पैसा मिल जाएगा, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने में पैसा मिल जाएगा बिना किसी लॉस के, वो इन्वेस्टमेंट आप इसमें लेते हैं। इसलिए कई बार बैलेंस शीट में जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको अपन कैश एंड इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन, शेयर मार्केट में आप आज ले हुए शेयर में इन्वेस्टमेंट करें और कल आपको इमीडिएट, आपको 2 घंटे बाद, 2 मिनट बाद आपको उसके पैसे वापस बेच करके पैसे ले सकते हैं। दीज आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश बट नॉट नॉन अमाउंट ऑफ कैश। क्यों? कि उनकी वैल्यू में इतना फ्लक्चुएशंस होता है कि नॉन अमाउंट नहीं होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जो होता है दैट इज़ नॉट द कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया जिसका 3 महीने में कंपनी रिफंड कर देगी, रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कंपनी, प्रेफरेंशियल शेयर है जिनका 3 महीने आपको कंपनी से रिडीम होना है, या
ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसका 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको बेच करके पैसे ले सकते हैं विद इन नॉन अमाउंट्स, जैसे डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट होता है। नॉर्मली डिवेंचर्स का इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट में अपन इंक्लूड कर सकते हैं यदि 3 महीने में अपने को पैसा मिल जाता है। तो जो 3 महीने में रिडीमेबल होते हैं उनको अपन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट में कह सकते हैं। इसीलिए जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में, उसको अपन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लो। क्यों? कि उसमें कितना भी लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, दैट इज़ नॉट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। तो यहाँ पे कैश का मतलब जो कैश बॉक्स में आपके पास में कैश एंड करेंसी रहती है, दूसरा बैंक में डिमांड डिपॉजिट है। इसके अलावा इक्विवेलेंट में आ जाएंगे आपके पास में करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेगा कि शेयर में इन्वेस्ट किया है या आपको डिवेंचर इन्वेस्ट किया। क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायरेक्ट कहेगा मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट और चेक ड्राफ्ट्स। ये सब आपके पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट होते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट, एनी चेंज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें अगर कोई इंटरचेंज होता है, जैसे कैश बॉक्स से पैसे निकाल के अगर बैंक में जमा कराते हैं, या बैंक से पैसे निकाल के कैश बॉक्स में लाते हैं, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बेचते हैं, या चेक्स ड्राफ्ट आपने बैंक में जमा कराए, इनका कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नो चेंज रहता है, वही का वही बैलेंस रहता है कैश इक्विवेलेंट में। इसलिए इनमें कोई भी चेंज होता है, दैट इज़ अ नो फ्लो ऑफ कैश। ध्यान रखना चाहिए अपने को कि इनमें विद इन द ग्रुप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कोई इंटरचेंज होता है, एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है, तो इसको अपन कहते हैं नो फ्लो ऑफ कैश। अपने को ये ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैश फ्लो की कंपोनेंट्स। अपन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ये एज पर AS3 स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं। जो इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट है वो AS4 के हिसाब से होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू AS4। बाकी पूरा कैश फ्लो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली ही बनाते हैं अपन। ये जो कैश फ्लो बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। अपने कोर्स में जो कैश फ्लो की मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड। अपन इनडायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो बनाते हैं। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके पास में। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर अपन बिजनेस के वैसे ब्रॉडरली 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तो नॉर्मल बिजनेस, दूसरा होता है फाइनेंस का बिजनेस, तीसरा होता है आपके पास में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या डेवलपर का बिजनेस। क्वेश्चन इंडिकेट करेगा कि जिस कंपनी का आप कैश फ्लो बना रहे हैं वो कौन सी कंपनी, नॉर्मल कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है या डेवलपर्स हैं। तीनों की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे नॉर्मल कंपनी में परचेज सेल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट, पेमेंट ऑफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट का रिसीव होना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सब नॉर्मल एक्टिविटी होती है। जबकि एक नॉर्मल कंपनी के लिए नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, उसके लिए अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ऐसे ही एक डेवलपर कंपनी होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, रेंट रिसीव्ड, ये सब कुछ इसके लिए नॉर्मल एक्टिविटी होती है। जबकि दूसरी कंपनियों के लिए ये अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये हो गया कि बिज़नेस के नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है, नॉर्मल कोर्स में जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे अपन जो नोट करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। यहाँ पे जो कैश फ्लो में एडजस्टमेंट करते हैं अपन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, वो एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अलावा जो अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनका एडजस्टमेंट करेंगे। यस, तो इसके पहले मैं आपको बताता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में सेकंड नंबर पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसकी डिटेल अपने को नोट्स टू अकाउंट मिलेगी। नोट्स टू अकाउंट में अपने को स्टेटमेंट ऑफ P&L मिलेगा अपने पास में।
स्टेटमेंट ऑफ P&L में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर दोनों साल का अपने को मिलेगा। उसमें से करंट ईयर की फिगर में से प्रीवियस ईयर की फिगर अपने को लेस कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे उनका, तो वो आएगा प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। ध्यान रखें, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यदि कोई नेगेटिव का फिगर है, लॉस का फिगर है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे करंट ईयर का फिगर अगर नेगेटिव आता है तो करंट ईयर का फिगर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस करके, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस, फिर अगेन प्रीवियस ईयर, तो दोनों माइनस माइनस प्लस करके आपके पास में फिगर आ जाए। तो इस तरह से आप नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कैलकुलेट करेंगे, करंट माइनस प्रीवियस ईयर। अब इसमें अपने को जब भी ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 5 एडजस्टमेंट अपने को ध्यान रखने पड़ते हैं, ये अपने को याद करनी चाहिए, लर्न कर लेनी चाहिए। 5 एडजस्टमेंट अपने को चेक करनी चाहिए, जब भी क्वेश्चंस करेंगे चेक करनी चाहिए। सबसे पहला होगा ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। रिजर्व में सभी तरह के रिजर्व, प्रोविजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिजर्व्स जो सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपन ट्रांसफ़र करते हैं वो रिजर्व्स, वो सभी रिजर्व्स का इस साल कितना ट्रांसफ़र किया, उन रिजर्व्स में इस साल कितना ट्रांसफ़र किया, जो आपको बैलेंस शीट में डिफरेंस करके मिलेगा। बैलेंस शीट में डिफरेंट आइटम दे रखे होंगे, नोट्स टू अकाउंट में DRR दे रखा होगा, जनरल रिजर्व दे रखा होगा, इस तरह उनका डिफरेंस लेंगे, वो इस साल का ट्रांसफ़र होगा, तो वो डिफरेंस अपन ऐड करेंगे इसमें। ऐड ट्रांसफ़र टू ऑल रिजर्व फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L से जो अपन ट्रांसफ़र करते हैं सभी तरह के रिजर्व में, DRR हो गया, या आपके पास में डिवेंचर सिंकिंग फंड हो गया, या आपके पास में जनरल रिजर्व हो गया, इनमें जो ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा करेंगे इंटरिम डिविडेंड, इस साल आपने इंटरिम डिविडेंड का कितना पेमेंट किया वो ऐड करेंगे। तीसरा ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ ध्यान रखने की बात है, पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड होगा वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि पिछले साल जो आपने प्रपोज किया था डिविडेंड, उसका पेमेंट आफ्टर पासिंग इन AGM इस साल आपने पेमेंट किया उसका, तो इस साल के कैश फ्लो में आएगा वो। और करंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है उसका पेमेंट इस 31 मार्च की बैलेंस शीट के बाद में जो AGM होगी उस AGM में पास होगा, उसके बाद वो लायबिलिटी होगी, और उसके बाद अपन नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे। इसलिए करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है उसको इग्नोर करना है, और पिछले साल का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है जो पिछले साल की कैपिटल के ऊपर पेएबल होगा, कई बार परसेंटेज में देते हैं, तो ये परसेंटेज आपको पिछले साल की कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है, और उतना डिविडेंड का आपको यहाँ पे ऐड करना है। ध्यान रखें, पिछले साल का ये प्रपोज्ड डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट है ये AS4 के अकॉर्डिंगली हो रहा है, बाकी सारा कैश फ्लो AS3 के अकॉर्डिंगली बनता है ये। तो प्रपोज्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। इस साल आपने टैक्स के लिए कितना प्रोविजन बनाया है, इस साल आपने टैक्स के लिए कितना प्रोविजन बनाया है, ये P&L से बनाते हैं। जितना प्रोविजन इस साल P&L से ट्रांसफ़र किया है वो वाला पार्ट ऐड करेंगे। आगे जाके आपको मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ही बताऊंगा, वहाँ ध्यान रखने की बात ये कि P&L से जितना ट्रांसफ़र किया वो ऐड होगा यहाँ पे, और लेस होगा रिफंड ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स का कितना रिफंड मिला वो यहाँ पे लेस करेंगे। इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको कहेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये फिगर यहाँ पे आएगा आपके पास में। तो ये कैश फ्लो में सबसे पहला अपने को कैलकुलेशन करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी। ये 3 तरह के पार्ट में करते हैं। ये अपन ने देखा मोर और लेस सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L से बनता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट बनता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, नेक्स्ट पॉइंट आता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। 2 बात ध्यान रखने की होती है यहाँ पे, नॉन कैश आइटम होना चाहिए और नॉन ऑपरेटिंग, आइदर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। यहाँ पे ये पार्ट जो है P&L से रिलेटेड होता है, इसमें जो आइटम होते हैं वो P&L से बनते हैं। कैश फ्लो बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि P&L का जो पार्ट होता है वो एक्चुअल अमाउंट आता है, और बैलेंस शीट से जो फिगर लेते हैं वो डिफरेंस अमाउंट से लेते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि कैश फ्लो आइदर इंक्रीज का होगा या डिक्रीज होगा बैलेंस शीट के केस में, और P&L के केस में एक्चुअल जो अमाउंट गिवन है P&L में वो ही फ्लो ऑफ कैश होगा या नहीं होगा।
तो वो एडजस्टमेंट इससे करते हैं, P&L का एक्चुअल अमाउंट लेते हैं और बैलेंस शीट से डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ जो अमाउंट आएंगे वो आपके पास में नॉर्मली P&L में मिल जाते हैं आपके पास में। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्ट का ध्यान रखेंगे। यस, अब इसके आगे का मैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। थैंक यू।